बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जी, स्पेसिफिक का मतलब मखसूस होता है, कैपेसिटी मतलब जो उसमें सलाहियत होती है। देन इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि हर बॉडी के अंदर में डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं। सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, और लिक्विड्स बहुत सारी टाइप्स के हैं, गैसेस बहुत सारी टाइप्स की हैं, सॉलिड्स जो हैं वो बहुत सारी टाइप्स के हैं। तो हर मटेरियल जो होता है वो हीट को अपने अंदर अब्जॉर्व करता है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन हर बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा इंक्रीज नहीं होता। जैसे अगर आपको याद होगा, लास्ट टाइम हमने 9th चैप्टर में लैंड एंड सी ब्रीज के टॉपिक में बात की थी कि जो पानी है बहुत देर से गर्म होता है और बहुत देर से ही सर्द होता है। इसके मुकाबला में हमने बात की थी जो सॉइल है, सैंड है, उसका टेम्परेचर बहुत जल्द इंक्रीज़ हो जाता है और बहुत जल्द ही डिक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब है कि देखिए, हम एक जैसी हीट दे रहे हैं। सनलाइट फॉल कर रही थी वाटर पर भी और सनलाइट ही फॉल कर रही थी सॉइल पर भी, लेकिन सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि आखिर किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो यही टॉपिक हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसलिए हम स्पेसिफिक का वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि हर एक के लिए मखसूस है, यानी हर एलिमेंट के लिए वो हीट की क्वांटिटी मखसूस है। जैसे यहाँ पे टेबल में भी आप देख सकते हैं, अल्कोहल को कितनी हीट चाहिए, एलुमिनियम को कितनी हीट चाहिए, ब्रिक्स को कितनी चाहिए, एंड सो ऑन। जो पूरे का पूरा टेबल है हमारे सामने पड़ा हुआ है, इस टेबल में से आप चेक कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल को कितनी हीट चाहिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद फिर इसकी इक्वेशंस की तरफ हम आते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इज़ द अमाउंट ऑफ अ हीट रिक्वायर्ड, यानी वो उसकी अमाउंट ऑफ हीट है जो उसको चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ मास। यानी उस मटेरियल का 1 किलो मास का टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है हमने? थ्रू 1 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन होता है। यानी टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए मास कितना है? 1 kg का। यानी 1 kg मास का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हमें उसको जितनी हीट देनी पड़ती है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आइस के लिए कितनी है? 2100 है। 2100 यानी अगर हम आइस, हमारे पास 1 kg है और हम चाहते हैं कि आइस का टेम्परेचर जो है, लेट्स सपोज के माइनस में कुछ है, और हम उसको चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ हो जाए। 1 केल्विन इंक्रीज़ होना उतना ही होता है जितना कि 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज़ होना, क्योंकि दोनों में डिवीजन सेम होती हैं। तो 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे समझ लें कि 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हमें 2100 जूल उसको एनर्जी देनी पड़ेगी 1 kg आइस को, तो उसका टेम्परेचर 1 बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास जा रही है 4200 है वाटर की। वाटर के लिए देख सकते हैं 4200, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। जितना भी पूरा टेबल है, इस टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 4200 है। अब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि पानी हमारे पास में 1 लीटर है, यानी 1 किलो पानी है। लेट्स सपोज कि उसका टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड, हमने उसका टेम्परेचर करना है 11। तो 10 से 11 टेम्परेचर करने के लिए हमें उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 4200 जूल एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तो उसका टेम्परेचर 1 जूल इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम फिर उतनी एनर्जी और दे देंगे तो उसका फिर 1 सेंटीग्रेड 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर उतनी एनर्जी दे देंगे, फिर उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन, उसका टेम्परेचर उसी तरह से बढ़ता जाएगा। जी, ये ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किस मटेरियल को चाहिए? 1 kg मटेरियल को कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए? 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए चाहिए। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन है, देख सकते हैं। डेल्टा क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अब्जॉर्ब इन अ बॉडी। यानी डेल्टा क्यू जो है कि उस बॉडी के अंदर में कितनी हीट अब्जॉर्व हुई है, जो उसको शो करता है।
एम बॉडी का मैस है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो देखें, अगर हम ये रिलेशन है इनके दरम्यान में कि अगर मास ज़्यादा होगा तो हमें उसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, देन डायरेक्ट का रिलेशन है। जैसे अगर पानी 1 किलो आप गर्म कर रहे हो तो उसको आपको हीट देनी पड़ेगी 4200। 2 किलो के लिए कितनी देनी पड़ेगी? डबल देनी पड़ेगी। 3 किलो के लिए कितनी? 3 गुना देनी पड़ेगी। यानी अगर मास ज़्यादा होगा तो उसमें हीट भी ज़्यादा अब्जॉर्व होगी। इसी तरह से जो बॉडी के अंदर में हीट ज़्यादा अब्सॉर्ब होगी तो उसके टेम्परेचर में चेंज भी ज़्यादा आएगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर उसमें हीट कम अब्सॉर्ब होगी तो उसका टेम्परेचर में चेंज भी कम आएगा। देखिए डेल्टा क्यू किसको शो कर रहा है? अमाउंट ऑफ अ हीट अब्जॉर्ब इन अ बॉडी। एम क्या है? मास ऑफ अ बॉडी। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। तो इनके दरम्यान में रिलेशन कौन सा आ रहा है? डायरेक्ट का रिलेशन आ रहा है। यानी कि मास ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा अब्जॉर्व होगी, मास कम होगा तो हीट ज़्यादा कम अब्जॉर्व होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स कि अगर हम बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा चेंज करना चाह रहे हैं तो उसमें हीट ज़्यादा अब्जॉर्व करनी पड़ेगी। अगर हम उसका टेम्परेचर कम अब्जॉर्व इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसमें हीट कम अब्जॉर्व करनी पड़ेगी। प्रोपोर्शनल के रिलेशन को जब इक्वल में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट स्मॉल करेंगे तो कांस्टेंट यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं? सी कांस्टेंट स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को शो करता है, स्मॉल सी। तो यहीं से अगर हम सी को अलहदा करें स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, तो सी को अलहदा करेंगे तो एम डेल्टा टी बाएं तरफ आएगा तो बड़े में आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, जी हमारे पास में इक्वेशन है सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम सी डेल्टा टी। सी इज इक्वल टू यानी कि एम और डेल्टा टी बाएं तरफ आ गए, बटे में आ गए, तो हमारे पास सी का फार्मूला बन गया सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। जहाँ से आप इसके यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। जौल हीट है, हीट एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट होता है जौल। तो बटे के ऊपर जौल आ जाएगा, मास का किलोग्राम आ जाएगा, टेम्परेचर का केल्विन आ जाएगा। यानी बटे के ऊपर जौल है और इसी तरह से स्टूडेंट्स बटे में मैस है और साथ में टेम्परेचर का केल्विन है। तो इस यूनिट हमारे पास बन जाएगा जौल पर केजी पर केल्विन, जौल पर केजी पर केल्विन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी टेबल के अंदर में यूज़ किया गया जौल पर केजी पर केल्विन, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है। अब इसके साथ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी का, ये टॉपिक का हिस्सा ही है, इंपॉर्टेंस ऑफ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। यानी पानी की जो हीट कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो उसके हमें फ़ायदे क्या हैं? तो यहाँ पर हम फ़ायदों की बात करेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200 जौल पर केजी पर केल्विन। ये भी हमने टेबल में भी देखा कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 42,000 जौल पर केल्विन, जौल पर केजी पर केल्विन है। यानी कि पानी बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्व करता है तो फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, यानी पानी जल्दी गर्म नहीं होता। एंड दैट ऑफ ड्राई सॉइल इज़ अबाउट 810 जौल पर केजी पर केल्विन। और इसको भी टेबल में देख सकते हैं। जो ड्राई सॉइल में यानी फ़र्क क्या है दोनों में, देखें 1 किलो पानी को अगर हम 4200 जौल एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ेगा। जबकि अगर हम 1 किलो सॉइल को, जो मट्टी है, रेत वगैरह मट्टी है, और अगर हम उसको 810 जौल एनर्जी दे दें 1 किलो को तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाता है। यानी सॉइल के लिए हमें सिर्फ 810 देनी पड़ती है एनर्जी, पानी के लिए 4200 जौल एनर्जी देनी पड़ती। इसका मतलब क्या हुआ? एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ अ सॉइल वुड इंक्रीज 5 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ द वाटर बाय द सेम अमाउंट ऑफ द हीट। जिन अगर हम सेम हीट देंगे पानी को उतनी ही हीट हम देंगे सॉइल को, दोनों का मास भी 1 किलो होगा, तो देन क्या होगा? सॉइल का टेम्परेचर 5 गुना बढ़ जाएगा जबकि पानी का टेम्परेचर सिर्फ अभी 1 केल्विन बढ़ेगा। यानी सॉइल का टेम्परेचर 5 केल्विन तक बढ़ जाएगा जबकि वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? सिर्फ 1 केल्विन बढ़ेगा। यानी कि पानी का टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज नहीं होता। द टेम्परेचर ऑफ अ लैंड राइजेज एंड फॉल मोर रैपिडली दैन दैट ऑफ द सी। The temperature variation from the summer or to winter are much smaller at place near the sea than land far away from the sea. दिन जो समंदर के करीब साहल वगैरह के इलाके होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर में चेंज बहुत कम होता है, लैंड और सी ब्रीजीज की वजह से, जो हमने 9 चैप्टर में पढ़ी हैं। जो हमारे इलाके हैं वहाँ पे टेम्परेचर में चेंज काफ़ी ज़्यादा होता है। जी सेकंड यूज़ जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, वाटर हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक कैपेसिटी, पानी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ वेरी यूजफुल इन स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि पानी अपने अंदर में हीट को ज़्यादा अब्जॉर्व कर सकता है, फिर कहीं उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी अपने अंदर में हीट को ज़्यादा अब्जॉर्व कर सकता है, तो उसके इस फ़ायदे को हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्या किस काम के लिए इस्तेमाल करें? द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये ऑटोमोबाइल्स हैं और इसके अंदर में जो सारे का सारा लिक्विड ही है जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर में मूव कर रहा है, इसमें यूज़ करते हैं। आपको देखा है, आपने खुद भी देखा है कि आप गाड़ी जो इस्तेमाल करते हैं, कार है, उस कार के इंजन में आप पानी डालते हैं तो उसका इंजन टेम्परेचर लो रहता है। अगर उसका पानी ख़त्म हो जाए तो इंजन गर्म हो जाता है और वो काम करना छोड़ देता है, इंजन बंद हो जाता है। तो इसी वजह से उसमें पानी डाला जाता है। द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल यूज़ वाटर टू कैरी अवे अनवांटेड थर्मल एनर्जी। यानी ऑटोमोबाइल्स के अंदर में जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, वो जो पानी इसमें इंजन के अंदर में सर्कुलेट करता है तो वो हीट उस पानी में अब्जॉर्व हो जाती है और पानी चूँकि ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्व कर सकता है इसलिए वो इंजन में से ज़्यादा हीट को अब्जॉर्व कर लेता है। और जैसे ही यहाँ से देखें गुजरता है तो ये एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, उसके अंदर से जो हीट होती है उस सारे को बाहर फेंक देता है। तो जितनी भी पानी की हीट होती है वो एग्जॉस्ट फैन की वजह से बाहर निकल जाती है। यानी एग्जॉस्ट फैन की हवा टकराती है तो एयर अपने अंदर में पानी की हीट को भी अपने साथ ही बाहर ले जाती है। तो इस तरह से पानी का टेम्परेचर एग्जॉस्ट फैन की वजह से बाहर निकल जाता है। यानी पानी का टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाता है, हीट बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाती है और पानी फिर वापस आता है और इंजन में से हीट को अब्जॉर्व कर लेता है। जी, in automobiles large amount of heat is produced by its engine due to which its temperature goes on increasing। then इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि उसने वर्क करना होता है। द इंजन वुड काज अनलेस जी द इंजन वुड सीज अनलेस इट इज़ नॉट कूल्ड डाउन। देन इंजन तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको कूल डाउन नहीं किया जाएगा। वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड द इंजन एज शोन इन एरोज। जी जैसे डायग्राम में हमने देखा पानी जो है सर्कुलेट कर रहा है, ये राइट साइड के ऊपर में देखें जो वाटर इसमें सर्कुलेट कर रहा है तो उसका फ़ायदा क्या है, मेंटेन दिस टेम्परेचर। उसकी वजह से इसका टेम्परेचर, क्योंकि पानी उसकी हीट को अब्जॉर्व कर लेता है ना, इसलिए टेम्परेचर उसका कम हो जाता है। वाटर अब्जॉर्ब्स अनवांटेड थर्मल एनर्जी ऑफ द इंजन एंड डेसिपेट्स हीट थ्रू द रेडिएटर। देन इसके फ्रंट के ऊपर ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है जहाँ पे फ़ैन वगैरह लगा है, ये रेडिएटर होता है। तो रेडिएटर में से वो पानी की हीट बाहर निकल जाती है। जबकि पानी हीट कहाँ से अब्जॉर्व कर रहा है, इंजन की हीट को अब्जॉर्व कर लेता है, रेडिएटर में से वो बाहर रेडिएट हो जाती है। इसी तरह से ये हमारा हाउस हीटिंग सिस्टम है, पूरे घर के अंदर में हीटिंग सिस्टम है। उसको अब यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पाकिस्तान में तो ये सिस्टम कम लगाए जाते हैं, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में मिल जाएंगे आपको। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि कनाडा है जो बहुत ठंडा टेम्परेचर रहता है, उसका तो लो टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे ये सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। देनी देखेंगे घर के अंदर में एक साइड पे बॉयलर लगा दी, किसी एक साइड के ऊपर में बॉयलर लगा दी है रूम के अंदर में पानी गर्म करने के लिए, और इसमें पानी गर्म हो रहा है। जब पानी गर्म होता है तो गर्म होने के बाद में देखें पानी ऊपर को उठता है और इस रेडिएटर में यानी ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से रेडिएशन बाहर निकलती हैं। तो यहाँ से पानी की हीट बाहर निकल जाती है और फिर वो पानी जिसकी हीट कम हो जाती है वो फिर यहाँ पर आता है। ये वाटर पंप लगा हुआ है छोटा सा, जैसे आम कूलर्स के अंदर में जो आप गर्मियों में कूलर इस्तेमाल करते हैं ना, एयर कूलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें छोटे छोटे पंप लगे होते हैं जो पानी को सर्कुलेट करवाते हैं। तो ये वो पंप इसमें लगा हुआ है जो पानी को सर्कुलेट करवा रहा है, यानी इस पानी को वो आगे फेंकेगा, यहाँ पर बॉयलर के अंदर में आएगा क्योंकि पानी को ऊपर लेके जाना है ना यहाँ पर। तो वो पंप उस पानी को ऊपर फेंकेगा, फिर वो पानी गर्म होगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये पंप ही काम कर रहा है पूरे के अंदर में पानी को मूव करवाने के लिए। देखें मूव करवा रहा है, यानी पंप पूरे के पूरे पाथ के अंदर में, पाइप के अंदर में पानी को मूव करवा रहा है। और पानी क्या करता है, वाटर हीट अब्जॉर्व करता है यहाँ से फायर से, और जब वो रेडिएटर के अंदर से पास करता है, जो किसी रूम वगैरह में लगा हुआ रेडिएटर, डिफरेंट जितने भी रूम्स हैं हर रूम में अंदर रेडिएटर लगा होगा। जब उस रेडिएटर के अंदर में गर्म पानी दाखिल होता है तो पानी के पास तो बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो इस तरह से ज़्यादा हीट बाहर निकलती है, तो हमारे रूम जो होते हैं वो घर के गर्म रहते हैं। तो इसे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम कहा जाता है। आई होप आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा।